हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट अफेयर्स वीडियो में जो आप देख भी रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। और भी टॉपिक है तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड यानी रिपब्लिक डे परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल करने का फैसला किया है? मतलब ऑल वुमेन ये रिपब्लिक डे परेड होने जा रहा है। आंसर होगा इसका 2024, जो अगला रिपब्लिक डे परेड होने वाला है 26 जनवरी 2024 को। तो कर्तव्य पथ पर तो वहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही नज़र आएंगी परेड के दौरान। परेड में जो मार्चिंग दस्ता होता है, झांकियाँ होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन सब में सिर्फ महिलाएं नज़र आएंगी। ये फैसला केंद्र सरकार ने किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तमाम जो मिलिट्री फोर्सेस हैं यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और भी कई, तो उन सबको परेड में शामिल होने के लिए इस संबंध में चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस बार का ऑल वुमेन ये परेड होना चाहिए और इसके लिए तैयारी शुरू कर दिया जाए। मिनिस्ट्री ने सभी से कहा है, तमाम संगठनों से कहा है, तमाम राज्यों से कहा है कि उसकी जो झांकियाँ होंगी वो भी ऑल वुमेन होनी चाहिए, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी जाए। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने हालांकि यह भी कहा है कि महिलाओं को शामिल करने का मतलब ये है, ऑल वुमेन का मतलब ये है कि परेड में महिलाओं की अधिकतम प्रतिनिधित्व होगा। हालांकि जैसे सेना की जो पैदल टुकड़ी है, पैदल सेना है, तो उसकी मार्चिंग में हो सकता है कि महिलाएं प्रतिभागी ना भी हों, लेकिन ज़्यादातर जो प्रतिभागी होंगी वो महिलाएं ही होंगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। और यहाँ जब इतनी बात हो रही है तो 2023 की जो परेड थी उसकी जो थीम थी वो नारी शक्ति थी। ओके, जो 26 जनवरी 2023 को आयोजित हुई है। तो पिछले कुछ साल से देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को लेकर फोकस काफ़ी अच्छा खासा किया जा रहा है। ओके, और अगर हम रिपब्लिक डे परेड में महिलाओं के इतिहास को देखेंगे तो सबसे पहले 2015 में तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना की महिला टुकड़ी को इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में मार्च निकाला गया था। ओके, पहली बार परेड में शामिल किया गया था 2015 में। 2019 में आर्मी डेयर डेविल्स टीम की कैप्टन शिखा सुरभि, उन्होंने बाइक स्टंट किया था और बाइक स्टंट करने वाली वो महिला अधिकारी बनी थी। 2020 में कैप्टन तानिया शेरगिल, उन्होंने पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व किया था और ऐसी करने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनी थी, पुरुषों का नेतृत्व करने वाली। 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। 2023 में पहली बार नौसेना की टुकड़ी के 144 सेलर्स यानी जो नाविक हैं, उनका नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिशा अमृत ने किया था, महिला ने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट हैं गणतंत्र दिवस को लेकर, वो सब मैंने आपको बताया। और अगला जो 2024 वाला होने वाला है वो पूरी संभावना है, चूँकि सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, पूरी संभावना है कि वो ऑल वुमेन परेड होगा। ठीक है, देखने दर्शक तो महिला पुरुष दोनों होंगे, लेकिन जो परेड होगी, जो झांकियाँ निकलेंगी, वो सब ऑल वुमेन होने जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अंतिम समय सीमा क्या तय की है? इस बारे में आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ही ऑर्डर दिया था कि तमाम जांच एजेंसी और पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। यहाँ जांच एजेंसी का मतलब खुफिया एजेंसी नहीं है। ठीक है, रॉ और आईबी इन सब की बात नहीं हो रही है। किस बात की बात, मतलब किस एजेंसी की बात हो रही है? सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इस तरह की जो एजेंसियाँ हैं उसमें, और तमाम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर। तो वो बहुत सारे राज्यों ने उसको पालन नहीं किया, तो अब फिर से डेडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई में। इसका आंसर होगा 18 जुलाई। ठीक है, द हिंदू के का न्यूज़ आप देख रहे हैं। क्यों हुआ? तो ताकि पारदर्शिता हो, सिक्योरिटी हो और ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन है उस पर ध्यान दिया जाए, यानी मानवाधिकार का वहाँ पर खास ख्याल रखा जाए। ओके, तो सीसीटीवी इस तरह के होंगे कि थाने के अंदर में सीसीटीवी लगा हो, और ताकि अगर मानवाधिकार हो रहा हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस BR गवई,
तो उन्हीं की अगुवाई में एक पीठ थी। तो उसी ने कहा कि बहुत निराशाजनक है कि तमाम एजेंसियों और पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी ज़्यादातर जगहों पर नहीं लगाए गए। केवल 4 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख। इसके अलावा मिजोरम और गोवा ने अपने बजट में, राज्य के बजट में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए पूरा पालन किया, लेकिन अदर स्टेट्स में पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट ये डिसीजन है मानवाधिकार को लेकर। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ में एक मेंबरशिप प्लान भी है। तो 1 ईयर का, उसके ज़रिए आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल तक के तमाम PDF प्राप्त कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज़ है, इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा। हज़ारों स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर दिया हुआ सब कुछ, बहुत मामूली सी रकम है। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023, ये जेवलिन थ्रो की बात हो रही, तो इसमें पहले चरण में पहला स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया। आंसर होगा इसका नीरज चोपड़ा। मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो में 88.67 मीटर का थ्रो किया है। ओके, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। दूसरे स्थान पर रहे हैं चेक गणराज्य के जैकब, और तीसरे स्थान पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स। अच्छा, पिछले साल जो हुआ था ना दोहा डायमंड लीग 2022 में, तो उसमें एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा के हैं, तो उन्होंने हरा दिया था नीरज चोपड़ा को, लेकिन इस बार बदला लेते हुए नंबर 1 बने हैं नीरज चोपड़ा। कहाँ पर ये लीग हुई है, तो कतर की राजधानी दोहा में ये लीग हुई है, और ये फर्स्ट सीरीज़ हुआ है डायमंड लीग सीरीज़ का। ठीक है, और अगला जो सीरीज़ होगा वो 16-17 सितंबर को होगा। ओके, तो कतर में आयोजित है। प्राइम मिनिस्टर कौन है कतर के? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। मुद्रा है कतरी रियाल, और राजधानी तो दोहा है जहाँ पर ये आयोजन हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम मोचा, और उसका अगर हम उच्चारण में देखें तो मोखा कहेंगे उसको, तो किस देश ने रखा है ये नाम? इसका आंसर होगा यमन। ठीक है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, उसके अनुसार ये चक्रवात मोचा, इसका असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में होगा। दोनों राज्यों में तेज़ हवा चलेगी। ठीक है, तो एक बार मैं ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये चक्रवात अभी यहाँ था और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, और करीब 11, 12 और 13 मई को ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। किस जगह पर? तो ये ओडिशा और बंगाल की खाड़ी के पास यहाँ पर, और बांग्लादेश को असर करेगा। कहाँ पर हिट करेगा ये आने वाले वक्त में ये पता चलेगा, एक आध दिन में ये पता चल जाएगा। तो चक्रवात का नाम जो है ना मोचा, वो यमन ने रखा है, और ये मोचा नाम जो है इसको हम उच्चारण में मोखा कहेंगे। ठीक है, और ये नाम क्यों रखा है यमन ने ऐसा? क्योंकि वहाँ का येमनी शहर है, वो मोचा से ही, मतलब यमनी शहर जो है वहाँ पर लाल सागर के तट पर स्थित है, तो उसी से प्रभावित होकर ये मोचा रखा गया नाम। तो सवाल यहाँ हो सकता है कि हिंद महासागर के तूफानों के नाम कैसे तय होते हैं? दरअसल हिंद महासागर के क्षेत्र में जो 13 देश हैं चक्रवाती तूफानों का नाम तय करते हैं। कौन कौन से देश हैं? ये सारे देश। ठीक है, ये सब देश तय करते हैं, और ये कौन कौन से देश हैं उनका नाम क्या है? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। तो ये सब मिलकर ये 13 देश पहले से लिस्ट बनाकर रखते हैं। जैसे ही नया तूफ़ान आता है वैसे ही नाम रख दिया जाता है, ताकि बचाव अभियान वगैरह ये सब आसानी से हो सके। और ये जो नाम रखने की व्यवस्था है ना, वो संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन पे ही बनी हुई है। ठीक है, तो सवाल है कि चक्रवाती तूफ़ान जो है वो बनता कैसे है? तो देखिए, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफ़ान बनते हैं। तो कम दबाव का क्षेत्र क्या होता है? इसका मतलब क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है इसका। होता यह है कि समुद्र का तापमान जब बढ़ता है, या कहें समुद्र जब गर्म होना शुरू होता है ना, तो उसकी
गर्मी से हवा ऊपर उठने लगती है और वैक्यूम सा बनता है, खाली जगह बनता है, तो उसको भरने के लिए आसपास से चारों तरफ से हवाएं दौड़ती हैं और इसे हम कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होते हैं इसलिए ये प्रक्रिया विशाल होती है, बहुत बड़े स्थान, बड़े पैमाने पर, और ये चक्रवात जो है वो बनता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना। क्वेश्चन होगा, किस देश की महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट की? आंसर का इसका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज इनको माना जाता है और अच्छा खासा, तो संन्यास लेने का उन्होंने ऐलान किया है अभी हाल ही में 3 मई को, और पूरे करियर में 300 से अधिक उन्होंने विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित दावकी भूमि बंदरगाह या कहें दावकी लैंड पोर्ट, तो उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया? ये कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा मेघालय। ठीक है, मेघालय में ये है दावकी लैंड पोर्ट, मेघालय में पश्चिमी जयंतिया हिल्स पर स्थित है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका उद्घाटन किया 5 मई को, और इसके जरिए क्या होगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, विकसित किया गया उसी के लिए। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड है, परिवहन है, वो सब बेहतरीन ढंग से हो सकेगा। सीमा पार लोगों के, वाहनों के आवागमन की जो चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर हो पाएंगी। वहाँ पर गोडाउन होगा, कैंटीन, पर्यटकों के लिए कार्गो, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, ये सब वहाँ पर रखा गया। तो कहाँ पर एग्जैक्ट एक बार देख लेते हैं। तो प्यारा भारत है, उसमें मेघालय रेड कलर में आप देख रहे हैं, और अगर जूम करेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर ये दावकी लैंड पोर्ट स्थापित किया गया है। ओके, और ये है बांग्लादेश, इस तरफ इतना बांग्लादेश है यहाँ पर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये पोर्ट है, बंदरगाह है, फिर ये यहाँ पर तो कोई समुद्र है नहीं ऐसा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है लैंड पोर्ट की। क्वेश्चन क्या है? लैंड पोर्ट यानी भूमि बंदरगाह। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेड के लिए, मतलब कि एक चेक पॉइंट है बहुत बड़ा, विशाल, काफ़ी विशाल, और जो दूसरे देश से आने वाले लोग हैं या फिर इस देश से जाने वाले लोग हैं, उनका डिपार्चर और जो आगमन है वो यहाँ से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लैंड पोर्ट कहते हैं। ये समुद्र वाला बंदरगाह नहीं है, यहाँ क्लियर किया जाएगा कि हाँ, जो व्यक्ति आ रहा है वो कौन है, उसके पास आने का परमिट या वीज़ा है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगे। ठीक है, तो मेघालय में ये स्थापित है। उसके मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के? कॉनराड संगमा, और राजधानी क्या है? शिलोंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लाफ्टर डे। आंसर होगा इसका मई का पहला रविवार को, और मई का पहला रविवार इस बार कब है? 7 मई को है। तो 7 मई को ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मई को, और इस बार की थीम क्या है? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से होता है। ओके, तो ये रेड क्रॉस डे है, ये आयोजित किया जाता है किसकी याद में? तो रेड क्रॉस के जो अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे जीन हेनरी डुनेंट, तो उनके जन्मदिन की सालगिरह ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। आंसर होगा इसका 8 मई को। ठीक है, और इसका थीम क्या है? तो इसकी थीम है बी अवेयर शेयर केयर। ओके, थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया जो है वो एक जेनेटिक बीमारी है, ब्लड डिजीज है, और मरीज के भीतर खून का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बार बार उसको खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये एक अजीब सी बीमारी। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? आंसर है इसका 7 मई को। 7 मई 1861 यानी 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, और उन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है जन मन गण वो लिखा था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उन्हीं का लिखा हुआ था, जिसको बाद में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था।
तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।